अगले 2 वीडियो में हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर हिंदी का जो है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। आज चौथा चैप्टर जो कि जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी है शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए है नाखून के, ऑप्शन बी है चोर को, ऑप्शन सी है डाकू को, ऑप्शन डी है बदमाश को। तो द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है, कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है वात्स्यायन, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो कामसूत्र जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिकतक का अर्थ क्या होता है? साबुन, मुहावर, दर्पण या मोम। तो सिकतक जो है नाखून पे लगा के उसको जो है साफ़ किया जाता है, ये जो है साफ करने में उपयोग किया जाता है, इसीलिए सिकतक का अर्थ हो जाएगा मोम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत क्या है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है शास्त्र, ऑप्शन डी है पुराण। तो महाभारत जो है एक प्रकार का पुराण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन ए है गौड़ देश, ऑप्शन बी है ककई देश, ऑप्शन सी है वाहिक देश, ऑप्शन डी है गंधार देश। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते थे। अगला सवाल है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव या महादेशीय। तो दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नखों को पसंद करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1905, 1907, 1909 या 1911 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी। तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अगला सवाल है, देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को। तो देवताओं का राजा जो है इंद्र को संबोधित किया जाता है। अगला सवाल है, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए एवं बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो नख जो है वो पशुता का प्रतीक है। जब जब मनुष्य नख को देखते हैं तो उससे पशुता का पता चलता है। आगे सवाल है, पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का या सुमित्रानंदन पंत का। तो पृथ्वी राज रासो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी उपाधि दी गई? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र या ज्योतिषाचार्य। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिषाचार्य का उपाधि मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योतिषाचार्य। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? 1953 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी या 1961 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी। अगला सवाल है, अशोक के फूल की रचना है? दिनकर, सुमित्रानंदन पंत,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुणाकर मूल्य। तो अशोक के फूल की रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है 1979 दिल्ली ईस्वी, 1984 अजमेर, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है 1994 कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1979 ईस्वी दिल्ली में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है कामसूत्र, ऑप्शन बी है मेघदूत, ऑप्शन सी है महाभाष्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र में मिलता है, क्योंकि कामसूत्र में लिखा गया है कि नाखून जो है बहुत बड़े टाइप से जो है इसका उपयोग करते थे, डिजाइन से बनाते थे। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? तो मगध विवि से, लखनऊ विवि से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से या किस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला सवाल है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकाल आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए है नख से, ऑप्शन बी है मुख से, ऑप्शन सी है नाक से या ऑप्शन डी है आँख से। तो ऐसा सब जो आकृति का संबंध है वो नख से है, क्योंकि कामसूत्र के अनुसार जो है नख को चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकाल आकृतियों के रूप में काटते थे और उसे डिजाइन के रूप में काम लाते थे, उपयोग में लाते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नख, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अलक्तक का अर्थ है, अलक्तक का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है अलता, ऑप्शन सी है हल्दी, ऑप्शन डी है साबुन। तो अलक्तक का अर्थ होता है अलता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर या अनामदास की पोथा पर? तो आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी है नाखून, ऑप्शन सी है पैर या ऑप्शन डी है पत्थर के औजार। तो प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था नाखून। क्या था? नाखून। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाखून से ही प्राचीन मानव जो थे वो मांस सबको चीर चीर कर खाते थे, मारते थे और अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते थे। 24 नंबर है, आर्यों के पास था, क्या था? तो लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर या इनमें सभी। तो लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का घर था और इनमें सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देवराज इंद्र जो है यहाँ से लोहे का अस्त्र मांगने के लिए आए थे। अगला सवाल है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने या वात्स्यायन ने? तो ऐसा बात जो है कालिदास जी ने कहे थे। क्या कहे थे? कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। ऐसा बात जो है कालिदास जी ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए है बंदूक पर, ऑप्शन बी है लाठी पर, ऑप्शन सी है एटम बम पर, ऑप्शन डी है लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, एटम बम पर, क्योंकि आजकल के मनुष्य जो है एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या वात्स्यायन का? तो ये पंक्ति जो है गौतम बुद्ध जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध? तो कहानी ये जो है नहीं लिखे थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो माटी की मूर्ति ये रचना जो है इसकी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? ये हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? तो हिरोशिमा जो है जापान में है, जहाँ पे 2 बार बम गिराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में हिरोशिमा में ही बम गिराया गया था। अगला सवाल है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो छोटे नखों को पसंद करते थे दाक्षिणात्य लोग, और बड़े नखों को पसंद करते थे गौड़ देश के लोग। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक या विवरणात्मक? तो ये ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दधीची का हड्डी किससे बना होता है? दधीची की हड्डी से क्या बना होते हैं? तो तलवार, त्रिशूल या इंद्र का वज्र? तो दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना रहता है। तो इंद्र का वज्र किससे बना था? दधीची मुनि से बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अंतिम सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के या सौंदर्य के? तो ये पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम सवाल है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या उपर्युक्त सभी को? तो सहजात वृत्तियाँ जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं। जो अनजाने में हो जाता है उसे अनजान स्मृतियाँ कहा जाता है, इसी को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। जैसे पलक का झपकना, बाल का भरना और नाखून का बढ़ना भी इसी में शामिल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अब अगले चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे।